ओके, कैसे हैं सब? बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया। सर आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेबर कॉस्टिंग। ठीक है, लेबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सर सुने हैं ये चैप्टर बहुत टफ है, बिल्कुल बच्चा वाला चैप्टर है। इससे इजी चैप्टर तो लेबर कॉस्टिंग में है ही नहीं। बहुत इजी चैप्टर और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना। सबसे पहला चीज तो आप लोग के मन में ये डाउट रहता है कि सर ये लेबर मतलब मजदूर। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, लेबर मतलब मजदूर नहीं होता। मान लीजिए ये भाई साहब हैं, ठीक है, रामू जी, ये क्या है? सर ये लेबर है। वापस बोल रहे हैं ना, लेबर मतलब मजदूर नहीं होता। ये है लेबरर। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? लेबरर। ठीक है, लेबरर मतलब होता है मजदूर और लेबर मतलब होता है मजदूर का काम। मजदूर का काम को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर। ठीक है ना। जनरली अपने भाषा में हम लोग लेबर लेबर बोल देते हैं मजदूर को, बट लेबरर मतलब मजदूर होता है और लेबर मतलब होता है मजदूर का काम। तो जानते हैं लेबरर क्या करते हैं? लेबरर बिजनेस हाउसेस को या फिर कहीं पे भी, मान लीजिए बिजनेस हाउसेस है या फिर इंडस्ट्रीज है, वहां पर लेबर देते हैं। लेबर मतलब अपना काम देते हैं। बात में आ रहा है ना। और बिजनेस हाउसेस इस लेबर के बदले में, इस काम के बदले में लेबर कॉस्ट देते हैं। क्या देते हैं बताइए? लेबर कॉस्ट देते हैं। और जो लेबर कॉस्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं मजदूरी, जिसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजेस, मजदूरी। तो वेजेस क्या है? सर वेजेस कुछ और नहीं, लेबर का कॉस्ट है। लेबर का कॉस्ट है, मतलब काम करने का कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट। तो जो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो लेबर कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस रहेगा, यानी कि लेबर कॉस्ट के ऊपर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? तो लेबरर के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं कि लेबरर जो होता है वो गोरा होता है, काला होता है, मोटा होता है, पतला होता है। ना 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 ना, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। जो लेबरर का काम है, जो वो काम किया और काम करने पर जब उसको हम लोग उसका रिटर्न देते हैं, उसका कंसिडरेशन देते हैं, उसका वेजेस देंगे, उसका कॉस्ट देंगे, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। बस मेरा लेबर कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। लेबर कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेजेस। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लेबर और क्या होता है लेबरर। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। ओके। तो सर इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ाइएगा, बताइएगा। हाँ जरूर, आइए हेडिंग डाल दीजिए। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स टू बी कवर डाल दीजिए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इस चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है? जब ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो आपको हम ये चैप्टर में बताएंगे कैसे लेबर कॉस्ट एंड लेबर का, अच्छा ये लेबर मतलब वही लेबर कॉस्ट मतलब, देखिए हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे तो समझ लीजिए लेबर मतलब मजदूर के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है ना। पर यहाँ पर लेबर मतलब प्रैक्टिकली जब हम लोग बात करते हैं तो लेबर मतलब मजदूरी होता है, बट हम लोग यहाँ पर लेबर कॉस्ट का मतलब काम का ऊपर कॉस्ट, समझ में आ रहा है ना, वो बात कर रहे हैं। और लेबर अर्निंग ये सीखेंगे। फिर थर्ड नंबर में आपको सिखाया जाएगा मोड ऑफ वेज पेमेंट। किस किस तरीका से हम लोग वेजेस का पेमेंट कर सकते हैं, किस किस तरीका से हम लोग वेजेस का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको सिखाया जाएगा ओवर टाइम। ओवर टाइम। फिर आपको बताया जाएगा डिफरेंशियल पीस रेट।
डिफरेंशियल पीस रेट के बारे में। फिर आपको पढ़ाया जाएगा हल्से एंड रोवन बोनस प्लान। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आपको पढ़ाया जाएगा ग्रुप बोनस के बारे में। और फाइनली आपका जो लास्ट वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका टॉपिक्स है। ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, मोड ऑफ वेज पेमेंट, ओवर टाइम, डिफरेंशियल पीस रेट, हल्से एंड रोवन बोनस प्लान, ग्रुप बोनस एंड लेबर टर्नओवर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। आइए, तो सबसे पहला वाला हेडिंग डाल दीजिए। क्या है सबसे पहला? सर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या था? ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर लेबर कॉस्टिंग, या फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। समझ में आ रहा है? क्या ज़रूरत है इस चैप्टर का अपने कॉस्ट में? पहले ये बात समझिए, अभी तक जो भी आप कॉस्ट में पढ़ते आए हैं, आपका पूरा का पूरा फोकस कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन पे था। मतलब सर, मतलब ये कि हम लोग जो भी कॉस्ट में सीखे हैं, ये सीखे हैं कि कैसे हम लोग बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएँ, प्रोडक्ट का, गुड्स का बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए विथ चीप कॉस्ट, जितना कम हो सके कॉस्ट में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर जितना भी कॉस्ट है, कॉस्ट में हम लोग फोकस करते हैं कि कैसे कॉस्ट कंट्रोल कर पाए। दो तरह का वर्ड होता है, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन अगर करते हैं ना तो उसमें क्वालिटी खराब हो जाता है बट जब कॉस्ट कंट्रोल करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि क्या टेक्निक्स है जिसके वजह से क्वालिटी भी ना खराब हो और अपना कॉस्ट भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा कॉस्ट में हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये रहता है। उसी हिसाब से अगर लेबर कॉस्टिंग अगर बात कर रहे हैं तो लेबर कॉस्टिंग में भी आपका मन में यही रहेगा कि लेबर का कॉस्ट को कम से कम करें। बट अगर लेबर का कॉस्ट को आप कम करने गए, बात समझ में आ रहा है? अगर लेबर का कॉस्ट को आप कम करिएगा तो जानते हैं क्या होगा, लेबर सही से काम नहीं करेगा, लेबर का इफिशिएंसी कम हो जाएगा, लेबर जानबूझ के काम नहीं करेगा। बोलेगा भाई आपको हम बोले कि एक दिन का मजदूरी मेरा 500 रुपया है, आप हमको 300 रुपया दे रहे हैं और उसको तो पैसा का जरूरत है, वो तो 300 में काम करेगा बट वैसा काम नहीं करेगा जितना वो आपको जितना आप 500 रुपया उसको देते, मतलब वो अपना इफिशियंसी को डाउन कर देगा। बात समझ आ रहा है? जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट खराब होगा, आपका क्वालिटी खराब होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे कि लेबर का कॉस्ट को रिड्यूस करना, ना ना ना, लेबर का कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेबर का कॉस्ट जो है ना रीजनेबल हो, ये हम लोग सोचेंगे कि उसका कॉस्ट क्या हो, रीजनेबल हो। सर रीजनेबल होगा तो क्या फायदा होगा, अपने तो नुकसान होगा। कैसे आप सोच रहे हैं कि नुकसान होगा? आपको नुकसान हो गया क्या? जरा सोचिए। प्रोडक्ट अच्छा बनेगा ना, क्वालिटी अच्छा बनेगा। अगर रिजनेबल कॉस्ट देंगे तो क्वालिटी अच्छा बनाएगा वो। अगर क्वालिटी अच्छा बनाएगा तो मार्केट में आपका शेयर बढ़ेगा, मार्केट में शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा ना, होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे लेबर कॉस्ट रीजनेबल रहे। समझ में आ रहा है ना? रीजनेबल रहे, जितना बनता है उतना दे हम लोग एज पर द इंडस्ट्रीज। जैसे अपने कॉम्पिटिटर में जो भी अपना कॉम्पिटिटर है उसके अकॉर्डिंगली अपना लेबर को हम लोग क्या दे, सही वेजेस दे पाए। दूसरा बात कि लेबर एक्ट भी है, समझ में आ रहा है ना? लेबर एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली हमको अपना कॉस्ट को उससे कम नहीं रख सकते। तो ये सब ध्यान देते हुए हमको इस चैप्टर को पढ़ना है कि हम लेबर कॉस्ट क्या रख पाए, रीजनेबल रख पाए। समझ में आ रहा है ना? तो पहला ही पॉइंट डाल दीजिए आप, टू
कीप द लेबर कॉस्ट reasonable as per the industry's standard. एज पर द इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड। अगर लेबर कॉस्ट अगर रीजनेबल रखिएगा तो लेबर में तो मोटिवेट होंगे, हाँ कि ना, और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा आपके लिए प्रोड्यूस करके देंगे। तो भाई इसलिए एक और फ़ायदा हो जाएगा अपना, तो उसको हम लोग क्या करते रहे, मोटिवेट करते रहें, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कैसे हम लोग लेबर को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। टू मोटिवेट द लेबर, क्यों भाई, टू प्रोड्यूस मोर, सी नंबर में क्या पढ़ेंगे, टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी of the organization, to overall profitability of organization। क्या समझ में आया? What are the objective of this chapter? लेबर कॉस्ट रीजनेबल हो, ठीक है, लेबर को मोटिवेट करें ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, और अपना कितना कैसे हम लोग लेबर का कॉस्ट को रीजनेबल रखकर अपना प्रॉफिट बढ़ा पाए। प्रॉफिट बढ़ाने का ये तरीका नहीं है कॉस्ट कम करिए, बात समझ में आ रहा है ना। अगर लेबर को आप थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं तो और ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट इनडायरेक्टली वैसे बढ़ जाए, ज़्यादा सेल होने की वजह से बढ़ जाए। आप थोड़ा सा बचा कर कॉस्ट को कम कर प्रॉफिट बढ़ाने का सोच रहे थे, अगर वही कॉस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा दे दीजिएगा तो और ज़्यादा मार्केट में और ज़्यादा वो प्रोडक्ट बना देगा और मार्केट में सेल करेगा, तो प्रॉफिट तो आपका वैसे ही बढ़ सकता है। बस सोचने का नज़रिया आपका अलग अलग है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग प्रॉफिट कैसे, कंट्रीब्यूशन, अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, ये हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबर कॉस्ट। क्लियर है? ओके सर, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? हाँ सर, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या था सर? सेकेंड पॉइंट था आपका लेबर कॉस्ट और लेबर अर्निंग कैसे निकलेगा वो समझाइए। ठीक है, आपको हम लेबर कॉस्ट और लेबर अर्निंग कैसे निकलता है वो समझाते हैं। तो आ जाइए पॉइंट नंबर 2। आप एक स्टेटमेंट बना लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट एंड अर्निंग क्लियर है? हम लोग ये स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें लेबर कॉस्ट और लेबर अर्निंग होगा। मान लीजिए दो लेबर का बना लेते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए इधर पर्टिकुलर, और इधर लेबर मान लीजिए कोई भी डाल दीजिए ना, लेबर एक्स और लेबर वाई। सर आप लेबर बोल रहे हैं, लेबरर बोलिए, हो जाता है, हम लोग लेबर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला, आप जो लोग जॉब करते हैं जिसको पे स्लिप मिलता है, पे स्लिप देखे हैं कभी? पे स्लिप, हाँ सर देखे हैं। तो कभी पे स्लिप देखिएगा, उसमें देखिए ये सब आइटम आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा बेसिक वेजेस। अगर उसका हम कॉस्ट निकालें तो क्या क्या उन लोग में रहता है, बेसिक, जैसे कोई सी एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दिया जाता है, तो उसी तरह से लेबर कॉस्ट में क्या आता है, बेसिक वेजेस आता है। तो मान लीजिए बेसिक वेजेस ये रहा, ठीक है ना। बेसिक वेजेस के बाद अब मान लीजिए आपको मिल गया डियरनेस अलाउंस। सर ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है?
महंगाई भत्ता क्या होता है? महंगाई भत्ता। तो डियरनेस अलावेंस, मान लीजिए कुछ अदर अलावेंस भी मिल गया, जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलावेंस, अगर आपको कुछ मिल जा रहा है, एजुकेशन अलावेंस, समथिंग कुछ भी अलावेंस मिल रहा है आपको, ट्रांसपोर्ट अलावेंस या नाइट अलावेंस, कुछ भी अलावेंस मिल रहा है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। तो आपको क्या क्या मिला? बेसिक वेजेस मिला, डियरनेस अलावेंस मिला और अदर अलावेंस मिला। मिला कि नहीं मिला? बताइए क्या क्या मिला? बेसिक वेजेस मिला, डियरनेस अलावेंस मिला और अदर अलावेंस मिला। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, एक चीज और उनको मिलता है, जानते हैं क्या? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स पीएफ और ईएसआई। सर ये पीएफ क्या होता है? पीएफ मेरे प्यारे बच्चों प्रोविडेंट फंड होता है और ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। बात समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो सर इसमें क्या होता है? ये एम्प्लॉयर क्यों दिया? अब भी बताते हैं एम्प्लॉयर क्यों दिया। देखिए ये एक एक्ट है, पीएफ एक्ट है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट है। इस एक्ट में होता क्या है? इस एक्ट में लिखा क्या गया है कि ये एक फंड है। क्या है ये? बताइए। एक फंड है और फंड में एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर एम्प्लॉय को समथिंग ये अमाउंट मिला, मान लीजिए बेसिक मिला, अदर अलावेंसेस मिला, कुछ भी मिला, उनको इतना रुपया मिला, ठीक है ना। अब इसमें से अगर एम्प्लॉय, किसका हम बात नाम ले रहे हैं? एम्प्लॉय का, या फिर आप बोल लीजिए वर्कर का, ठीक है ना। एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट करता है इस फंड में, इस फंड में कुछ क्या करता है? अगर कंट्रीब्यूट करता है तो उतना ही, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ करिए ना। मान लीजिए कि यहाँ पर बेसिक मिला बेचारा को 1000 रुपया और अलावेंस मिला कितना? 1500 रुपया। तो टोटल सैलरी, टोटल इसको कितना अर्निंग हो रहा था? 1500 रुपया का, ठीक है ना। आप समझिएगा 1500 रुपया का उसको पैसा मिला, बट ये 1500 रुपया में से कुछ पैसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब कि प्रोविडेंट फंड में या फिर बोल लीजिए ईएसआई में कंट्रीब्यूट कर दिया। प्रोविडेंट फंड में ही कंट्रीब्यूट कर दिया। कितना कंट्रीब्यूट किया? सपोज 500 रुपया ही कंट्रीब्यूट कर दिया। तो 500 रुपया आउट ऑफ 1500, 500 रुपया कहाँ चला गया? एक फंड में चला गया। सर ये फंड किसका है? इसी का, एम्प्लॉय का ही है। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये फंड को बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। इस फंड में 500 रुपया डाल दिया गया, पर इस फंड का एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया उतना ही एम्प्लॉयर, मालिक भी कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कि सर इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक 1000 रुपया कमाया, हाँ, अलावेंसेस को 500 रुपया मिला, जी हाँ, यानी टोटल पैसा वो 1500 रुपया के लिए मेहनत किया, हाँ, और 1500 रुपया में से 500 रुपया निकाल कर अगर हम फंड में डाल देते हैं, हाँ, तो उतना ही 500 रुपया भी फंड में एम्प्लॉयर भी डाल देगा, हाँ, एम्प्लॉयर भी डाल देगा। तो सर इसका मतलब फोकट में 500 रुपया एम्प्लॉयर हमको पैसा दिया, हाँ। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपका नेट अर्निंग कितना हुआ? सर मेरा तो नेट अर्निंग 1500 रुपया, इधर में 500 रुपया पड़ा हुआ है, इधर में 500 रुपया पड़ा हुआ है, इसमें तो 1000 रुपया हो गया ना। आप समझिएगा थोड़ा सा, इधर 500 रुपया, फिर एम्प्लॉयर का 500 रुपया, इधर किसमें हो गया? फंड में कितना आ गया? 1000 रुपया आ गया कि नहीं आ गया? समझिए पहले, एम्प्लॉय का 500 रुपया और एम्प्लॉयर का 500 रुपया, यानी प्रोविडेंट फंड में कितना पड़ा होगा? 1000 रुपया पड़ा होगा। कमाए कितना आप? 1500 रुपया, और फंड में कितना पड़ा हुआ है? 1000 रुपया। तो 2500 इनकम हुआ क्या सर? नहीं, आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप 1500 रुपया कमाए हैं, हाँ सर, 1500 रुपया में से आउट ऑफ 1500 यू ट्रांसफर इन योर पीएफ अकाउंट, वी हैव ट्रांसफर इन योर पीएफ अकाउंट। आप 500 रुपया इसमें से ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आपके हाथ में तो 1000 ही रुपया ना बचा, समझे? कि आपके हाथ में कितना बचा हुआ है? 1000 रुपया ही तो बचा हुआ है, ठीक है। और ये 500 रुपया, बाकी सर 1500 कमाए थे ना, हाँ, तो 1500 कमाए थे, उसमें से 500 रुपया कहाँ चला गया? फंड में चला गया। तो आपके हाथ में कितना बचा हुआ है? सर मेरे हाथ में 1000 रुपया बचा हुआ है, और 1000 रुपया बचा हुआ है,
हालांकि 1500 रुपया कमाए, हम 1500 कमाए, 500 रुपया वहां पर रखा हुआ है और 1000 रुपया यहाँ रखा हुआ, बस इतना ही समझिए। 1000 रुपया यहाँ रखा हुआ है और 500 रुपया वहां रखा हुआ है। बात समझ, 500 रुपया वहां रखा हुआ है, 1000 रुपया यहाँ रखा हुआ है। और एम्प्लॉयर वहां पर 500 रुपया रखने के लिए वो भी 500 रुपया दे दिया। हम कमाए इसलिए नहीं, हम रखे इसलिए। तो मेरा इनकम कितना हो गया? मेरा इनकम देखिएगा 1000, वहां पर रखा हुआ है 500, 1500 रुपया और एम्प्लॉयर दे दिया कितना? 500 रुपया। तो मेरा इनकम कितना हो गया? मेरा इनकम 2500 नहीं 2000 हो गया। 1000 वहां रखा हुआ है 500 जो कि मेरा ही है, और वो 500 रुपया रख दिए हैं उनके वजह से, उसके वजह से, वहां रखने की वजह से। तो मेरा वहां पर रखा हुआ है 1000 और मेरे हाथ में कितना है? मेरे हाथ में कितना है? मेरे हाथ में है 1000 और वहां कितना है? वहां की मेरा कितना है? 1000। तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा? 2000। क्लियर है? तो अर्निंग कितना हुआ? 2000। बट थोड़ा सा मैटर को समझना होगा। होता क्या है कि जब आप लाइन में खड़ा होकर अपना पैसा उठाइएगा, साहब महीना हो गया मेरे को पैसा दीजिए, ठीक है, तो आपको आपका मालिक बेसिक के लिए बोलेगा अच्छा बेसिक 1000 रुपये कमाया है, 1000 रुपया निकालो इसका। 1000 रुपया पकड़ के रखा था, 1000 रुपया पकड़ के रखा था। फिर बोलेगा अच्छा ये अलावेंस 500 रुपये कमाया है, 500 रुपया और दो इसका। 1500 रुपया मुंह में लाला चाह रहा है, वाह मेरे को 1500 मिलेगा, 1500 मिलेगा। फिर 1500 रुपया बोलेगा अच्छा तुम एम्प्लॉई फंड में, पीएफ फंड में कुछ पैसा डालने के लिए बोला था ना पहले से 500 रुपया। तो बोलेगा हाँ साहब बोले तो थे 500 रुपया दीजिए, हम दे रहे हैं। तुमको नहीं देना होगा, तुमको नहीं देना, हम खुद ही डाल देंगे। तुमको नहीं देना होगा, तुम नहीं देगा, हम खुद डाल देंगे। तो 1500 रुपया में से 500 रुपया निकाल लिया जाएगा, 1500 रुपया में से 500 रुपया निकाल कर यहाँ दे दिया जाएगा। और लेबर को कितना पकड़ाया जाएगा? लेबर को पकड़ाया जाएगा हाथ में, लेबर को पकड़ाया जाएगा हाथ में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया, सिर्फ और सिर्फ कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपया उसके हाथ में पकड़ाया जाएगा। तो लेबर का कैश अर्निंग कितना हुआ? कैश अर्निंग कितना हुआ? कैश अर्निंग हुआ है जिसको हम लोग नेट अर्निंग बोलते हैं 1000 रुपया। नेट अर्निंग 1000 रुपया, नेट अर्निंग 1000 रुपया, नेट अर्निंग 1000 रुपया। बट उसका इनकम टोटल अर्निंग कितना हुआ? 2000 रुपया। तो टोटल अर्निंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल अर्निंग निकालने के लिए मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पे, नेट अर्निंग निकालने के टोटल अर्निंग निकालने के लिए जो उसको तीनों पैसा मिला और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो कि इसका मेहनत का पैसा नहीं था, ये जो पैसा को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा लेबर कॉस्ट। टोटल लेबर कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है, और टोटल अर्निंग, या ग्रॉस अर्निंग, ठीक है, ग्रॉस अर्निंग। ये पैसा उसके हाथ में मिलेगा? नहीं सर, ये तो पैसा दूर का बात है। ये जो पैसा है ये और ये, इसमें से कुछ कट जाएगा एम्प्लॉय पीएफ के नाम पे, समझ में आ रहा है ना? तो ये पैसा हाथ में नहीं मिलेगा। हाथ में जानते हैं कितना मिलेगा? टोटल अर्निंग कितना हुआ ना? अब इसमें से आपको माइनस करना होगा, इसमें से आपको माइनस करना होगा एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीएफ में और ईएसआई में। ये माइनस कर दीजिएगा तो ये जो अमाउंट आएगा यही अमाउंट आपका हो जाएगा नेट अर्निंग, या फिर बोल लीजिए कैश अर्निंग। नेट अर्निंग या फिर आप बोल लीजिए कैश अर्निंग। कहानी समझ में आया? नहीं समझ में आया? नेट अर्निंग मतलब क्या हुआ? देखिए, हाँ सोचिए वही वाला कहानी सोचिए। बेसिक वेजेज कितना था बेचारा का? 1000 रुपया, 500 रुपया अलावेंस मिला, ठीक है, तो कितना हो गया उसका पैसा?
1500 रुपया टोटल हो गया, हुआ ना। एम्प्लॉय कितना अपने अकाउंट से कटवाया, 500 रुपया कटवाया, तो एम्प्लॉयर भी उतना ही देगा, तो एम्प्लॉयर दे दिया, तो टोटल अर्निंग कितना हो गया, 2000 रुपया। बट उसके हाथ में कितना मिलेगा, ये तो मिलेगा ही नहीं, ये तो मिलता ही नहीं है, ये तो मिलता है फंड में चला जाता है चुपचाप। और एम्प्लॉय का जो 1000 रुपया 1500 रुपया जो कमाया उसमें से भी तो नहीं मिलेगा, उसमें से भी तो 500 रुपया नहीं मिलेगा, यानी टोटल उसके अकाउंट से कितना कट जा रहा है, 1000 रुपया कट जा रहा है। देखिए 1500 रुपया प्लस 2000 रुपया, नहीं समझे, 1505 कितना कर देंगे, 2000 रुपया, और 2000 में से अगर हम लोग 1000 माइनस कर देंगे, 1000 माइनस कर देंगे तो 1000 ही तो उसका अर्निंग बच जाता है, 1000 ही तो उसका अर्निंग बच जाता है। कैश अर्निंग कितना होगा, 1000 रुपया। समझे कि नहीं समझे, अब सोचिए ना, लॉजिकली सोचिए। आप 1500 रुपया कमाए तो 1500 रुपया में 500 रुपया वहाँ फंड में डाल दिए, तो हाथ में कितना बचा, सिर्फ 1000 रुपया। 1500 रुपया में से 500 रुपया वहाँ दे दिए, तो आपके हाथ में कितना बचा, 1000 रुपया। घर लेकर कितना जाइएगा, परिवार का रोजी रोटी कितना रुपया चलाइएगा, 1000 रुपया, क्योंकि वो पैसे तो निकालने अभी नहीं दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि तुरंत निकालने, स्पेसिफिक काम के लिए रखा गया है। तो 1000 रुपया ही आप घर लेके जाइएगा, और आपका 500 रुपया वहाँ फंड में पड़ा हुआ है, और वो फंड में पड़ा होने की वजह से एम्प्लॉयर भी 500 रुपया डाल देगा। तो ले देखिए आपका टोटल पैसा बोलिएगा, 1000 रुपया हाथ में मिला, 500 रुपया आपका वहाँ पर है, वो भी आप ही का पैसा था, आपका अर्निंग था, ग्रॉस अर्निंग था 1500 रुपया, और वो एम्प्लॉयर दे दिया 500 रुपया, यानी कि आपका टोटल कमाई 2000 हुआ है। पर हाथ में आप लेकर आए हैं कितना, 1000 रुपया, ठीक है ना, जिसमें से 1000 रुपया आपको नहीं मिलेगा, 500 रुपया आप ही का पैसा नहीं मिलेगा, और एम्प्लॉयर जो आपके नाम पे दिया वही पैसा आपको नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा सर, वो स्पेसिफिक काम के लिए, जब स्पेसिफिक पर्पज़ ज़रूरत होगा तो आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है जानते हैं क्या है, ये लेबर कॉस्ट। हम लोग जब प्रोडक्ट बनाएंगे, आप पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट लेबर 1000 रुपया, डायरेक्ट लेबर 1000 रुपया। तो डायरेक्ट लेबर एक बिजनेसमैन की तरह से सोचिए। आप एक बिजनेसमैन है, आपके यहाँ कोई लेबर काम कर रहा था, तो आप उस लेबर के ऊपर कितना खर्चा कर दिए, आप उस लेबर के ऊपर खर्चा किए हैं बेसिक के लिए, आप उस लेबर के ऊपर डियरनेस अलाउंस दिए हैं, आप उसको अदर अलाउंस दिए हैं, और आप उसको क्या दे दिए, कुछ और कंट्रीब्यूशन भी तो दिए, जिस वो अलग से पैसा रखा उसलिए आपको भी देना पड़ा, तो ये भी तो आपका कॉस्ट है। तो आपके लिए टोटल कॉस्ट कितना है, आपके लिए का बिजनेसमैन है तो आप लेबर को इतना रुपये दे रहे हैं, तो दैट इज द लेबर कॉस्ट। और हम लोग जो भी प्रोडक्ट पर जो भी कॉस्ट चार्ज करेंगे वो लेबर कॉस्ट के बेसिस पर चार्ज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट चार्ज करेंगे वो लेबर कॉस्ट के ऊपर बेसिस पर चार्ज करेंगे। यह तो बात समझ में आ रहा है। कैश अर्निंग तो वो लेबर का अर्निंग है, बट हम लोग के लिए टोटल खर्चा कितना हो गया, लेबर काम किया उसकी वजह से मेरे को कितने रुपए देना पड़ा, ये और ये क्यों, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन में डाल रहा था और हमको भी डालना पड़ा। सर वो नहीं डालता तो नहीं देते, नहीं, बट रूल्स है, एक्ट बोलता है कि उसको डालना होगा और आपको भी देना होगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो मेरे लिए लेबर कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमको क्या करना है, कहीं हर जगह हर प्रोडक्ट पर लेबर कॉस्ट ही चार्ज करना है, ठीक है। आइए ये बात को नोट कर लीजिए, नोट में डाल दे रहे हैं। एम्प्लॉयर will charge total labor cost to different product and jobs। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिख लिए ना ये, हाँ क्या बोल रहा है देखिए, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी। कितना वर्कर है अपने पास, ए एंड बी वर्कर है, कितना वर्कर है, ए एंड बी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर अ मंथ
एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट, मतलब आपको अर्निंग निकालना है। क्या निकालना है बताइए? अर्निंग निकालना है। फॉर्मेट आपको दे दिए हम, अर्निंग निकालना है। अर्निंग के बाद आपको क्या करना है? लेबर कॉस्ट जो बताया ना, लेबर कॉस्ट को जॉब पर चार्ज करना है, जॉब पर चार्ज करना है। जॉब मतलब बार बार आपको जॉब जॉब समझ में आ रहा है, जॉब कॉस्टिंग ही है, जो कि अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होता है, पूरा का पूरा कोर्स में ही आप खुद से सीख जाते हैं। जैसे कि वर्कर ए का टोटल लेबर कॉस्ट आया था 1000 रुपया, टोटल लेबर कॉस्ट कितना आया? 1000 रुपया। तो एक्स वाला एक जॉब है, एक जगह बन रहा है वाई, एक जगह बन रहा है जेड, समझ में रहा है ना? एक जगह प्रोडक्ट जेड बन रहा है, वाई बन रहा है और एक्स बन रहा है। तो आप एक काम करिएगा, जो भी वर्कर ए का कॉस्ट आएगा, सपोज 1000 रुपया कॉस्ट आया, वो 1000 रुपया को आप 40-30-30 का रेशियो में बांट दीजिएगा। उसी तरह से वर्कर बी का जो भी कॉस्ट आएगा उसको भी आप क्या कर दीजिएगा? 50-20 या 30 का रेशियो में बांट दीजिएगा। जैसे कि अभी बताया ना कि जो लेबर कॉस्ट होता है, नेट अर्निंग नहीं, लेबर कॉस्ट होता है, वो एक्चुअली प्रोडक्ट पर चार्ज होता है। लेबर कॉस्ट जो होता है वो एक्चुअली प्रोडक्ट पर चार्ज होता है। ये बात समझ में आ गया? हाँ सर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपको लेबर कॉस्ट निकालना होगा, लेबर का अर्निंग निकालना होगा, कैलकुलेट द अर्निंग। तो ग्रॉस अर्निंग होता है और क्या होता है? नेट अर्निंग होता है। ग्रॉस अर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट बोलते हैं। ग्रॉस अर्निंग को क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट बोलते हैं। ग्रॉस अर्निंग में क्या क्या आता है सर? ग्रॉस अर्निंग में बेसिक आ जाएगा, बेसिक के बाद अपना अलाउंसेस आ जाएगा, अलाउंसेस के बाद अदर अलाउंसेस है तो आ जाएगा, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद जब कैश अर्निंग निकालना हो, नेट अर्निंग निकालना हो, तो क्या करिएगा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो तो मिलता ही नहीं है, और साथ में ऊपर से उसका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी काट लेते हैं, बस में आ रहा था तब काट के उसको पैसा दिया जाता है। तो इसलिए वो दोनों को माइनस करना होगा। क्लियर है हिसाब? बोलिए हाँ सर। चलिए आइए यहाँ पर देखिए क्या है। बेसिक वेजेस दे रहा है आपको, कितना बेसिक वेजेस दे रहा है? दोनों वर्कर को 1000 रुपया और 1600 रुपया। डी अर्नेंस अलावेंस 50% और 60%। याद रखिएगा डीए जो होता है ना, डीए हमेशा डीए जो लगता है, डीए ऑन बेसिक लगता है, बेसिक के ऊपर परसेंटेज होता है। जो ये परसेंटेज दिख रहा है ये किसके ऊपर परसेंटेज है? ये डीए जो परसेंटेज है वो बेसिक के ऊपर परसेंटेज है, यानी 1000 के ऊपर 50%, यानी कि 500 रुपया आपका डीए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ और कंट्रीब्यूशन टू द ईएसआई, तो ये है 8% 2%, 8% 2%। ये किसके ऊपर लगा हुआ है? ये भी बेसिक के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि पीएफ में कंट्रीब्यूट करना और ईएसआई में कंट्रीब्यूट करना, ये दोनों का दोनों पैसा, ये दोनों का दोनों फंड में जो पैसा आप डालिएगा 8% एंड 2%, बी भी 8% एंड 2%, वो किसके ऊपर लगाइएगा? वो भी बेसिक वेजेस के ऊपर लगाइएगा। कुछ बेचारा ओवर टाइम भी काम हुआ है, और ओवर टाइम कौन किया? ए किया है, ठीक है ना? ओवर टाइम कौन किया है? ए किया है। ओवर टाइम कौन किया? ए किया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, ओवर टाइम ए किया, बी ओवर टाइम नहीं किया है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि द नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ आर 200, ठीक है ना? मंथ आर 200 मतलब कि आपका महीना में 200 वर्किंग आवर, 200 घंटा तो काम होता ही होता है, 200 घंटा काम होता ही होता है। और ओवर टाइम इज पेड एट डबल ऑफ टोटल नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलावेंस। देखिए ओवर टाइम के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा, हालांकि एक अलग से कॉन्सेप्ट है आपका, पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ओवर टाइम जो होता है ना, ओवर टाइम मतलब होता है कि आपका जो वर्किंग आवर था उसके बियॉन्ड आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका वर्किंग आवर था सुबह को 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, बट आपको अब काम कराया जा रहा है, आपका एम्प्लॉयर बोला कि सुनिए ना 2 घंटा और काम कर लीजिए ना, बहुत प्रेशर है, समझ रहा है? तो आप बोले ठीक है 2 घंटा कर लेते हैं। तो आप 6 से 7 और 7 से 8 एक्स्ट्रा काम किए, बियॉन्ड द वर्किंग आवर आप काम किए कि नहीं किए, तो 2 घंटा आपको पैसा मिलेगा ना। तो 2 घंटा का जो पैसा मिलेगा वो नॉर्मल वाला नहीं मिलेगा, बिकॉज आप जो ये काम कर रहे हैं, ये काम जो है एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, बस में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो अर्निंग होगा, वो जो रेट होगा वो डबल हो जाएगा, वो 2 घंटा का जो रेट होगा ना वो डबल हो जाएगा। मतलब ये कि आपको जो 1 घंटा करके नॉर्मल काम कर रहे थे, तो आपका 1 घंटा का रेट अगर 100 रुपया था, तो अगर ओवर टाइम करिएगा 1 घंटा, अगर ओवर टाइम अगर 1 घंटा करिएगा तो वो आपको 100 रुपया नहीं मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, समझे? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो अगर आप 2 घंटा किए हैं तो 1 घंटा का रेट आपका नॉर्मली रेट कितना था? 100 रुपया, बट ओवर टाइम का बात चल रहा है, तो 100 रुपया में इंटू 2 कर दीजिए, 200 रुपया। तो 200 रुपया आप 1 घंटा का कमाइएगा, और 2 घंटा काम किए हैं ना, ओवर टाइम में 2 घंटा काम किए हैं ना, तो 400 रुपया, 200 इंटू 2 400 रुपया, 400 रुपया का आपका अर्निंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर बात समझ में आ रहा है।
तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आर इक्वल रेट विद द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट। अच्छा, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ जितना एम्प्लॉय करेगा उतना एम्प्लॉयर के भी करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर भी 8%, 2%, 8% और 2% कम कंट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया था तो एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बात बोला हुआ है। और फिर आपको बोल रहा है कि जॉब जो टू वर्कर का जो कॉस्ट है वो आपको पर्टिकुलर जॉब पर चार्ज करना है। तो पहले हम लोग एक स्टेटमेंट बनाकर टोटल अर्निंग निकालते हैं, उसके बाद जॉब पे चार्ज करेंगे, ठीक है। आइए, स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट एंड अर्निंग, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 33। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 33 क्या बनाना है यहाँ पर हम लोग को, स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट एंड लेबर अर्निंग। ठीक है, तो कितना वर्कर है बताइए, 2 वर्कर है ना, तो पर्टिकुलर और यहाँ ए डाल दीजिए और यहाँ बी। ए एंड बी। चलिए, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला क्या था, क्वेश्चन तो है नहीं। सबसे पहला बेसिक वेजेस था 1000, 1600, बेसिक वेजेस 1000 और 1600। हजार 1600 बेसिक वेजेस के बाद क्या था, डियरनेस अलावेंस 50% था ना, डियरनेस अलावेंस at the rate of 50% on basic, कितना आ जाएगा, 500 रुपया, 500 सॉरी माफ़ करिएगा 800 रुपया ना। और कुछ, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब क्या देना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, याद करिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। हाँ सर, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना था, जितना सर एम्प्लॉय दे रहा था, तो एम्प्लॉय कितना दे रहा था 8%, तो 1000 का अगर 8% निकालिएगा, हाँ तो कितना आएगा सर 80 रुपया इसके लिए, और इसके लिए 1600 के ऊपर 8% 128 रुपया। और ईएसआई में 1000 के ऊपर 2% है ना, तो 20 रुपया, और 1600 के ऊपर 32 रुपया। अब क्या करेंगे सर, अब इसको ऐड कर देंगे, नहीं है एक चीज़ बाकी है ना, ओवर टाइम। ओवर टाइम हम लोग को यहाँ पर ओवर टाइम ऐड करना होगा, ठीक है ना। ओवर टाइम भी तो काम किए हैं ये लोग, बेसिक वेजेस मिलेगा, डीए मिलेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ओवर टाइम भी काम किए हैं। तो ओवर टाइम के लिए क्या बोला है, देखिए ओवर टाइम बोल रहा है ना कि भाई ओवर टाइम कितना घंटा काम किया है, 10 घंटा काम किया है। बस में रहा है, ओवर टाइम कितना हुआ है, 10 घंटा काम हुआ है। पर ये 10 घंटा जो काम हुआ है, ये 10 घंटा जो हुआ है, हाँ ये 10 घंटा का पैसा कितना होगा, ये ज़रूरी है। तो आप समझिए
यहाँ पर ओवर टाइम इज पेड, कैसे पेड किया जाएगा बता रहा है, बोल रहा है कि डबल द टोटल नॉर्मल वेजेज एंड डियरनेंस अलाउंस, डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड डियरनेंस अलाउंस। टोटल नॉर्मल वेजेज और डियरनेंस अलाउंस को एक बार ऐड करिए तो 1500 आएगा। ये 1500 जो है, ये 1500 जो है, ये कितना, 1500 रुपया जो रुपया है कितना घंटा के लिए है वो आप देखिए। डबल द टोटल नॉर्मल वेजेस ऑफ अलावेंस, ये 1500, ये 1000 रुपया और ये 500 रुपया कितना घंटा काम करने के लिए मिला, ये 1000 और 500 रुपया 200 घंटा काम करने के लिए मिला। कितना घंटा काम करने के लिए, 200 घंटा। तो 200 घंटा का काम करने के लिए पैसा आपको 1500 मिला। तो आप जब 1500 को डिवाइड कर दीजिएगा 200 से तो 1 घंटा का रेट मालूम चल जाएगा। 1500 को जब डिवाइड करिएगा 200 से तो 1 घंटा का रेट मालूम चल जाएगा 7.5। तो 7.5 इंटू 10 करिएगा तो 75 रुपया आपका ओवर टाइम का ओवर टाइम का आया। बट ओवर टाइम के लिए 2 डबल मिल रहा है ना, तो 75 में आप 2 का इंटू कर दीजिए, जो भी आया उसमें 2 का इंटू कर दिया। आप समझे हम क्या किए, इससे आपका 1 घंटा का रेट निकल गया। इसमें 2 का इंटू कर दीजिएगा तो डबल, और आपको 10 घंटा का आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपको कितना पैसा मिला देखिए, 2 से इंटू करने के बाद 150 रुपया, 150 रुपया आपका आ गया ओवर टाइम का खर्चा। बस में आ रहा है ना। अब ये भी तो पैसा हमको देना ही पड़ेगा, मतलब वर्कर को मिलेगा, कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। इसीलिए ये बोला गया कि भाई ये सारा का सारा को अगर ऐड करेंगे, ये सारा को हम लोग ऐड करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा। ये सारा को ऐड करने के बाद आएगा टोटल लेबर कॉस्ट, जिसको आप लोग ग्रॉस अर्निंग बोलते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस अर्निंग। अब ऐड करिए। सर इसमें नहीं था, नहीं इसमें नहीं था ना। 1000, 580, 20, 150, तो कितना आ जाएगा ज़रा बताइए, 1750। कितना आ जाएगा, 1750। और इसका कितना आ जाएगा, 1600, 800, 1600, 800, 128, 32, 2560, 2560। ठीक है, आगे आगे बताइए क्या करें। अब हम लोग को करना क्या है, माइनस करना होगा एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डबल कर दीजिए ना। पीएफ में इसका 80 था तो 160 हो जाएगा, ईएसआई में 20 था तो 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका 128 का डबल करिए, कितना आता है, 128 का डबल हो जाएगा 256, 256। अच्छा, और 32 का डबल हो जाएगा 64। बस आप माइनस कर दीजिए, यही आ जाएगा उसका नेट अर्निंग, ये उसका नेट अर्निंग आ जाएगा। तो 1750 माइनस 160 माइनस 40, 15550, और इसका आ जाएगा 2560 माइनस 256 माइनस 64 आ जाएगा 2240, 2240। ये आपका आ जाएगा नेट अर्निंग, ये आपका आ जाएगा नेट अर्निंग। क्लियर है। बट अगर देखते हैं आगे, अब हम लोग क्या करना है, जॉब पे चार्ज करना है ना। आइए स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन। अब क्या बोला था, स्टेटमेंट शोइंग बनाने के लिए ना, एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट एलोकेट करने के लिए बना लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट।
तो कितना है अपने पास बताइए ना, कितना जॉब है? सर दो जॉब था। नहीं सर 3 जॉब है। देखिए ना, एक्स वाई जेड 3 जॉब है। तो नाम दे दीजिए यहाँ पर पर्टिकुलर लिख दीजिए, जॉब एक्स वाई और फाइनली जेड। यही तो है। हाँ सर। आपको करना क्या है, क्या बोला आप देखिए, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि वर्कर ए का खर्चा इसमें बांट दीजिए वर्कर बी का खर्चा 50 20 30 करके इसमें बांटिए, और जो ओवर टाइम का खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ वाई में बटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वाई में बटेगा। तो देखिए एक काम करिए, वर्कर ए का खर्चा 40 30 30 करके इसमें बटेगा, वर्कर बी का खर्चा इसमें बटेगा, और ओवर टाइम का खर्चा सिर्फ और सिर्फ वाई में बटेगा। तो एक हम लोग काम क्या किए, हम लोग जो भी कॉस्ट निकाले हैं, देखिए यहाँ पर ये जो कौन सा वाला अमाउंट को आप बांटिएगा, ये वाला बांटिएगा कि ये वाला बांटिएगा? सर लेबर कॉस्ट को बांटते हैं, आप बताए थे लेबर कॉस्ट को बांटते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट को ही अलग अलग जॉब में डिवाइड करेंगे, अलग अलग जॉब में हम लोग बांटेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जब लेबर कॉस्ट को अलग अलग जॉब में जब बांटिएगा तो 1750 और 2560 को बांटिएगा। हाँ सर, बट इसमें ये 1750 में हम लोग ओवर टाइम का खर्चा को क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? बट ये 150 रुपया का खर्चा डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ये जॉब वाई में जाएगा। तो हम लोग जब 1750 को बांट देंगे तो ऑलरेडी ओवर टाइम का खर्चा भी ये सब में बढ़ जाएगा ना, ओवर टाइम का खर्चा भी सब में बढ़ जाएगा। अगर 1750 को अगर बांटिएगा तो ओवर टाइम का खर्चा भी सब में बटेगा। वर्कर ए का सोचिए, वर्कर ए का 1750 रुपया में आपका ओवर टाइम का खर्चा जुड़ा हुआ है। हाँ सर, अगर 1750 को अगर डिफरेंट जॉब पर एलोकेट करिएगा तो ओवर टाइम भी डिफरेंट जॉब पर एलोकेट हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पर तो बोला था कि जो ओवर टाइम का खर्चा सिर्फ वाई में बटना चाहिए। हाँ सर, तो आप एक काम करिएगा, आप ये 150 को हटाइए और कितना बच गया, 1750 में से 150 हटा दीजिए, कितना बच गया 1600। 1600 को आप डिफरेंट जॉब में आप एलोकेट कर दीजिए, और जो 150 रुपया है उसको सिर्फ पर्टिकुलर किस में जॉब में एलोकेट करिएगा, वाई में। ठीक है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, इसका ओवर टाइम था ही नहीं। क्लियर है, समझ में आया? तो वर्कर ए का खर्चा कितना लीजिएगा, वर्कर ए का हमको लेना होगा 1600। 1600 सर कैसे आया बताते हैं अभी। 1750 था, उसमें से 150 रुपया हम हटा दिए ओवर टाइम का, तो 1600 रुपया। ये 1600 को आपको बांट देना है किस रेशियो में, ये 1600 को बांट देना है आपको, ये रेशियो था ना यहाँ पर 40 30 30, 640 480 480। और जो ओवर टाइम का खर्चा है, जो ओवर टाइम का खर्चा है वो चुपचाप से आपको किसको दे देना है, 150 रुपया वाई को दे देना है। ठीक है, और फिर वर्कर बी का जो है 2500 50 20 30 50 20 30 के हिसाब से बटेगा 2240 नहीं 2560 रुपया। 2560 रुपया और किस में बटेगा, 50 20 30। ₹1600 1280 आ रहा है, 1280 512 और 768, ये आपका आ जाएगा टोटल। तो 640 1280 1920
480, 150, 512, 1142, 480, 480 और 768, 1248। कोई दिक्कत नहीं। पक्का? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग और नेट अर्निंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013 ऑफ श्री नेताई घोष। ठीक है, बेसिक वेजेज है 10,000 रुपया, डियरनेंस अलावेंस है 50%, किसके ऊपर लेंगे? हाँ सर, इसी के ऊपर लेंगे, बेसिक वेज के ऊपर। ओन कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ कितना है? 8%, और ईएसआई में कितना है? 2%। जितना तुम कंट्रीब्यूट किए हो, मतलब एम्प्लॉय, उतना ही तो एम्प्लॉयर भी करेगा। हाँ सर। ओवर टाइम 10 आवर काम किया। नॉर्मल वर्किंग आवर जो है मंथ ऑफ मार्च 2013 का इस 2000 घंटा, और उसको जो है डबल वेज पे किया जाएगा ऑफ नॉर्मल वेजेज और डीएनएस अलाउंस। सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप जो करवाए हैं उसमें 2 वेज वर्कर था, इसमें 1 है। हाँ वही है, और क्या है, तो फटाफट कर लीजिएगा। बस इसमें जॉब पे चार्ज नहीं करना है, ग्रॉस अर्निंग और आपको नेट अर्निंग करना है। आइए फटाफट सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट एंड लेबर का अर्निंग। ठीक है ना, अर्निंग मतलब कैश अर्निंग का बात हो रहा है यहाँ पर। पर्टिकुलर 2 अमाउंट का कॉलम नहीं बनेगा, एक ही बनेगा, बिकॉज एक ही लेबर है ना। हाँ सर, तो उसका बेसिक कितना था? सर बेसिक तो था उसका 10,000 रुपया, और डीए 50%, और डीए भाई साहब का है 50% ऑफ बेसिक, 5,000 रुपया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ओवर टाइम ऐड करेंगे। ओवर टाइम कैसे निकलेगा? ओवर टाइम कितना घंटा काम किया है? 10 घंटा काम किया ना। हाँ सर 10 घंटा काम किया है। अच्छा, तो उसको ओवर टाइम कैसे मिलता है? डबल। ओवर टाइम कैसे मिलता है? डबल। तो डबल के लिए आप इंटू 2 मार दीजिए। अच्छा, और डबल किस रेट पर? नॉर्मल वेज और डीएनएस अलावेंस। और आपका महीना में कितना घंटा काम होता है? 2000। तो भाई 15,000 वो लोग कमाते हैं, ठीक है ना, 15,000 कमाते हैं। 15 कहाँ से आया? डी और बेसिक बोला था। 15,000 कमाते हैं 2000 घंटा काम करके। 15,000 कमाते हैं 2000 घंटा काम करके। बात समझ में आ रहा है? 15,000 कमाया कोई, कितना घंटा काम करके? 2000 घंटा काम करके। तो 1 घंटा का रेट 7.5 आया, तो 10 घंटा का रेट आएगा कितना? 75, और इंटू 2 कर दीजिएगा डबल की वजह से, तो आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये जो आपका आया, इसको हम लोग क्या नाम दें? सर इसको अभी नाम मत दीजिए, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये ग्रॉस अर्निंग है। समझ में आ रहा है ना? या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आप इसको क्या बोलिएगा? ग्रॉस अर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली वर्कर को मिलता यही है, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हैं ग्रॉस अर्निंग बेचारा का यही है, ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग यही है। कितना हो गया? 10,000, 5,000, 150, तो आ जाएगा ये 15,150। ये ग्रॉस अर्निंग बोल लेंगे हम लोग, बट इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे हम लोग।
तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है ज़रा बताइएगा। पीएफ का कितना है और ईएसआई का कितना है। पीएफ 8% ऑफ बेसिक और 2% ऑफ ईएसआई, वो भी बेसिक के ऊपर है। तो 8% बेसिक यानी कि 10,000 के ऊपर 8% यानी 800 रुपया। हाँ सर, और इसका आ जाएगा 200 रुपया। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एट द रेट ऑफ 8%, एट द रेट ऑफ 2%। किसके ऊपर 8% है सर? 8% जो है वो आपका बेसिक के ऊपर है। अब इसको ऐड कर देंगे तो इसको हम लोग जानते हैं क्या नाम दे दें? इसको हम लोग नाम दे देते हैं लेबर कॉस्ट। ये अपना आ जाएगा लेबर कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका लेबर कॉस्ट। हालांकि ग्रॉस अर्निंग भी इसको ही बोल सकते थे, इसको ही बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 15,150 और 1000 आ जाएगा 16,150, 16,150। ठीक है, 10,000, 5,000, 150 और 1000, 16,150 आपका क्या आ गया? लेबर कॉस्ट आ गया। अब इसमें आपको क्या करना होगा? अर्निंग निकालने के लिए, नेट कैश अर्निंग निकालने के लिए क्या करना होगा सर? कैश अर्निंग निकालने के लिए हम लोग को माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? एम्प्लॉयर का और साथ में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, पीएफ के लिए और पीएफ के लिए और ईएसआई के लिए, पीएफ के लिए और ईएसआई के लिए। पीएफ का जो है ना, पीएफ का कितना हो जाएगा? 8% एम्प्लॉय दिया है तो फिर एम्प्लॉयर भी 8% देगा। तो भाई डबल कर दो, 1600 रुपया आपको माइनस करवाना होगा। और आपका ईएसआई का 400 रुपया बस माइनस करा दीजिए। देखिए क्या आता है, 16,150, 16,150 उसमें से आप 16,150 माफ़ करिएगा, उसमें से आप 1600 रुपया गया आपका और 400 गया। तो आप घर लेके 14,150 जाइए। घर लेके कितना जाइएगा? 14,000 कैश अर्निंग या फिर नेट अर्निंग। घर लेके आप 14,150 रुपया जाइए। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का समझ में आ रहा है ये? चाहे तो इसको लिख सकते थे ग्रॉस अर्निंग, यहाँ भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो पैसा होता है वो ग्रॉस अर्निंग में नहीं आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप ग्रॉस अर्निंग लिख सकते थे। चलिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आइएगा 31 में। क्या है? अ फैक्ट्री के पास 20 वर्कर है इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, कंप्यूट द वेज बिल ऑफ वर्कर ऑफ मंथ ऑफ जनवरी 2002। यानी वेज बिल यानी टोटल वर्कर का आपको कॉस्ट निकालना है। और क्या, बेसिक वेजेस जितना है तो आपको 1,000 पर मंथ एक वर्कर का है। डियरनेंस 900 रुपया पर मंथ एक वर्कर का है। बोनस भी दे रहा है 20% बेसिक वेजेस प्लस डीए, यानी 20% बेसिक और वेजेस को जोड़ दिया जाए तो उसको बोनस मिल रहा है। कुछ अलाउंसेस मिल रहा है। एम्प्लॉयर ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10%। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि समझिए 10% तो 5% नहीं है, 10% एक ही जन का होगा। और ओन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 2%, 10% और 2%। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ₹20 रुपया पर मंथ। ठीक है, तो कंप्यूट वेज बिल तैयार करना है। तो एक्चुअली वेज बिल का मतलब ये हुआ लेबर कॉस्ट नहीं, लेबर कॉस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। वेज बिल का मतलब ये हुआ कि अर्निंग एक तरह से। समझ में आ रहा है ना? तो आप जिस फॉर्मेट पे करते हैं उसी फॉर्मेट पे करिए ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बस ध्यान रखिएगा 20 वर्कर का यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 31, सॉल्यूशन टू
सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 31। statement showing calculation of labor earning। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसका? पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या है? बेसिक है, यही तो। सबसे पहले तो बेसिक है। बेसिक कितना है? 1000 पर मंथ। अच्छा, आपको मंथ का ही तो बनाना है ना, मंथ का ही तो बनाना था। देखिए, तो 1000 पर मंथ है पर वर्कर का, तो 1000 पर मंथ है, मंथ का ही बनाना था, तो 12 से इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पर वर्कर का बनाना था, पर वर्कर का है, और 20 वर्कर का बनाना है, तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? बेसिक जो है 1000 एक वर्कर का है, तो 20 से इंटू करिएगा तो भाई 20,000 रुपये आएगा ना। अच्छा सर, डीए के बारे में बात करिए अब। डीए जो है 900 रुपया पर मंथ पर वर्कर है, तो 900 रुपया पर मंथ पर वर्कर। मंथ का तो चाहिए था, पर वर्कर 20 का चाहिए था, इसलिए 900 इंटू 20 कर दीजिए, तो आ जाएगा 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000। डीए हो गया। डी के बाद अपना आना होगा आपको बोनस। बोनस बोल रहा है बेसिक और वेजेस प्लस डीए, मतलब बेसिक वेजेस प्लस डीए 20%, यानी बोनस दे दीजिए बेचारों को। बोनस एक काम करिए ना, डायरेक्ट जो 20,000 है प्लस 18,000, इसी के ऊपर 20% दे दीजिए, बात ख़त्म। तो 20,000 प्लस 18,000, इसके ऊपर 20% डाल दीजिए, 7,600 रुपया। 7,600 रुपया। और कुछ? और हम लोग क्या करते हैं ज़रा बताइए? उसके बाद हम लोग कुछ नहीं, उसके बाद हम लोग करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अब तो कुछ नहीं है ना, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना दिया चेक करेंगे, और ईएसआई में कितना दिया वो चेक करेंगे। तो आपको रेट पता है, 10% बेसिक वेजेस के ऊपर, 2% बेसिक वेजेस के ऊपर, 10%, यानी कि 20,000 जो है उसके ऊपर 10%, यानी 2,000 रुपया पीएफ का पैसा है, और 20,000 के ऊपर 2% 400 रुपया आपका ईएसआई का है, यानी कि 2,400। अब एक बात बताइए मेरे को, ये 2,000 और 400 रुपया एक वर्कर का ये पीएफ का, और 400 रुपया ईएसआई का पैसा है कि 10 वर्कर का? सर 10 वर्कर का। कैसे कि सर आप जो बेसिक निकाले हैं उस समय ही आप क्या किए हैं, 10 वर्कर ये है, 10 वर्कर का ये है, एक वर्कर का, तो आप एक वर्कर का थोड़ी लिए हैं, इसीलिए हम लोग 10 वर्कर का ही, 20 वर्कर का ही लिए हैं, आई मीन। तो 20 वर्कर के लिए हैं, तो उसको 20 से इंटू करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करते 1000 और 900, 1000 के ऊपर अगर आप करते हैं 20%, 900 के ऊपर आप करते हैं आप 1000 के ऊपर आप 20%, या 1000 के ऊपर आप क्या करते हैं 20% था क्या, 10%, माफ़ करिएगा, 1000 के ऊपर अगर आप 10% करते हैं, या फिर ईएसआई निकालते समय 1000 के ऊपर आप अगर 2% करते हैं, बात समझ में आ रहा है ना, 2% करते हैं, तो ये एक वर्कर का आता, और जो आता उसको 20 से इंटू करना होता। बट हम लोग क्या किए हैं, टोटल अमाउंट जो कि ये 20 वर्कर का ही है, इसी से हम लोग डायरेक्ट क्या किए हैं, इससे हम लोग निकाले हैं 10% और 2%, ठीक है ना? कितना परसेंट? 10% और 2%। तो इसीलिए हम लोग को 20 वर्कर से इंटू करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो आएगा ये आपका आ गया, क्या आ गया ज़रा बताइए? ये जो आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट। यह आ गया अपना लेबर कॉस्ट या ग्रॉस अर्निंग। बस में आ रहा है? लेबर कॉस्ट या फिर ग्रॉस अर्निंग।
48,000 रुपया, ठीक है। बट उसको पैसा तो इतना नहीं ना मिलेगा, उसको तो पैसा इतना नहीं ना मिलेगा, उसको तो मिलेगा कितना, माइनस करना होगा। एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, पीएफ का और ईएसआई का। पीएफ का पैसा देखिए डबल कर दीजिए 4,000, और ईएसआई का पैसा भी डबल कर दीजिए 800। चार 4,800, ये पैसा इन लोग को नहीं मिलेगा। तो 48,000 में से माइनस करना होगा 4,800, तो कितना आ जाएगा 43,200, 43,200। और एक चीज़ और माइनस हो जाएगा, पता है क्या, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना परसेंट बोला है, 20 रुपया पर मंथ। तो 20 वर्कर हैं, तो 20 × 20 यानी कि 400 रुपया, 400 रुपया और माइनस कर दीजिए, तो 43,200 में से आ जाएगा 42,800। ये आपका नेट, ये वेजेस बिल होगा, ये कैश अर्निंग होगा या नेट अर्निंग होगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में हो पाया होगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आइए। चलिए हम लोग क्या क्या सीख लिए देखिएगा तो एक बार। हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट एंड लेबर अर्निंग सीख गए, बात में आ रहा है, सीख गए। तो अब आते हैं मोड ऑफ वेज पेमेंट, अब आते हैं हम लोग मोड ऑफ वेज पेमेंट। मोड ऑफ वेज पेमेंट हेड डाल दीजिए, पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, डिफरेंट, ठीक है, मोड्स वेज पेमेंट। मतलब सर, मतलब यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे लेबर को पेमेंट किया जा सकता है, बस में आ रहा है, किस हिसाब से वो लोग को हम हिसाब लगाएंगे, भाई तुम कितना कमाए। तो इसका जो मेन जो चीज़ होता है वो दो चीज़ होता है, जान लीजिए। एक होता है स्ट्रेट पीस रेट, एक होता है स्ट्रेट पीस रेट, और दूसरा होता है नॉर्मल वेज रेट, या फिर ऐसे बोलिए टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट, और दूसरा क्या होता है, टाइम रेट सिस्टम। क्लियर है सर? स्ट्रेट पीस रेट, टाइम रेट सिस्टम, हाँ स्ट्रेट पीस रेट और टाइम रेट सिस्टम। क्लियर है? एक काम करिए आप ना, एक ये बनाइए तो दोनों का डिफरेंस आपको दिखा दें हम। यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा बेसिस, यहाँ लिखिए टाइम रेट सिस्टम,
और यहाँ लिखिए स्ट्रेट पीस रेट। बात जमा। ठीक है ना। तो सबसे पहला बेसिस आता है कैलकुलेशन को लेकर। सबसे पहला बेसिस आएगा कैलकुलेशन को लेकर। क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, आवर वर्कड, जो जितना घंटा काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। समझ में आया? आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला आप इसको अलग से लिख लीजिए अच्छा से। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। ठीक है ना, यह इसका आपका फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, समझ में आ रहा है ना। तो जितना यूनिट बनाए हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पीसेस या यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट। समझ में आया? यानी कि मान लीजिए 1 घंटा का रेट है 5 रुपया, आप 10 घंटा काम किए हैं। 1 घंटा का रेट 5 रुपया, आप काम कितना किए हैं? 10 घंटा। वापस समझ में आया? घंटा का रेट बताइए 5 रुपया, आप काम कितना किए हैं? हाँ, घंटा का रेट है 5 रुपया, आप काम किए हैं 10 घंटा, तो आपको कितना अर्निंग मिलेगा? 50 रुपया इस हिसाब से। बट अगर आप स्ट्रेट पीस रेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, आपके फैक्ट्री में अगर स्ट्रेट पीस रेट फॉलो होता है, तो आप बनाए कितना यूनिट, मान लीजिए 100 यूनिट बनाए हैं, पूरा दिन भर में 100 यूनिट बनाए। घंटा के हिसाब से मतलब नहीं है आप कितना घंटा काम किए, आप 100 घंटा काम किए कि 5 घंटा काम किए कि 1 घंटा काम किए। पीस कितना बनाए हैं वो बात करिए। सर पीस तो 100 बनाए हैं और एक पीस के लिए आपको हम देते हैं 2 रुपया, तो आपको हम पूरा पैसा देंगे दिन भर का 200 रुपया। यानी यहाँ पर पीस के ऊपर डिपेंड रहेगा आपका पैसा। दो तरह से अर्निंग हो सकता है ना, जितना पीस बनाए, जितना आप पीस बनाइएगा उस हिसाब से आपको पैसा हम देंगे। बात समझ में आ रहा है? जितना आप पीस बनाइएगा उस हिसाब से आपको हम पैसा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हुआ पीस मायने नहीं रखता, पीस 1000 बना रहे हैं, 10,000 बना रहे हैं, 1 लाख बना रहे हैं, आप घंटा के हिसाब से पैसा देंगे। आप मेरे यहाँ आकर 10 घंटा काम करिए, आपको हम 10 घंटा का पैसा देंगे। 1 घंटा का जो रेट है 10 घंटा का रेट दे देंगे, और यहाँ पर पीस के हिसाब से देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में या तो टाइम रेट सिस्टम फॉलो होता होगा या तो पीस रेट सिस्टम फॉलो होता होगा। ठीक है, ओके सर। सेकेंड बेस में आइए, सेकेंड बेस डाल दीजिए। गारंटी क्या डाल रहे हैं? गारंटी। किसमें गारंटी है कि वेज मिलेगा ही मिलेगा? किसमें गारंटी है कि वेज मिलेगा ही मिलेगा? सोचिए थोड़ा सा। अगर आप ऑफिस चले गए, काम करे या ना करे, वहाँ पर घंटा बिता रहे हैं आप, बस में रहे, समय कटा रहे हैं, काम किए नहीं, बकवास कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तो आपको वेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, आपको तो घंटा बिताना है वहाँ पर खाली जाकर ना। तो भाई अगर टाइम रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है तो गारंटीड है कि मिलेगा। पर अगर पीस रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है तो अगर पीस बनाइएगा तो ही मिलेगा, अगर पीस नहीं बनाते हैं तो नहीं मिलेगा। तो ये कंफर्म यहाँ हो जाएगा, वेजेस इज क्या है यहाँ पर?
गारंटेड है। बात समझ आ रहा है ना। और यहाँ पर नो गारंटेड। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर पॉइंट में आए, थर्ड नंबर पॉइंट में आइए। अर्निंग, अर्निंग लिखिएगा। अर्निंग में, अर्निंग इज नॉट लिंक्ड टू प्रोडक्शन। अर्निंग is linked to production। मतलब सर, मतलब ये कि अर्निंग यहाँ पर, अर्निंग कब होगा, वेज रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका ठीक दूसरा बात भी ये भी हो सकता है कि अर्निंग वेज रेट में प्रोडक्शन के हिसाब से अर्निंग लिंक नहीं करता। नहीं समझे? प्रोडक्शन के हिसाब से अर्निंग नहीं मिलता। जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से अर्निंग नहीं मिल रहा है। आप चले गए हैं उसके हिसाब से, वहाँ टाइम कटा रहे हैं उसके हिसाब से अर्निंग हो रहा है। बट अगर प्रोडक्शन वाला बात बोल रहे हैं तो वहाँ पर प्रोडक्शन के हिसाब से, आई मीन जहाँ पर पीस रेट फॉलो होता है वहाँ पर आपको अर्निंग कैसे मिल रहा है, वहाँ पर आपको प्रोडक्शन के हिसाब से अर्निंग मिलेगा। समझ आ रहा है? ये बात यहाँ बोलना चाह रहा है। तो पहला पॉइंट में क्या हो गया, पहला पॉइंट में कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम आवर वर्क, मतलब आवर वर्क इनटू आपका रेट पर आवर। और आपका पीस रेट के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू आपका पर पीस का। गारंटेड किसमें है सर, जो आपका टाइम रेट सिस्टम है उसमें गारंटेड है कि मिलेगा, और पर आपका जो पीस रेट सिस्टम है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा। आप काम करिएगा तो मिलेगा तो मिलेगा। अर्निंग सर, जो आपका टाइम वेज रेट है, टाइम रेट सिस्टम है, उसमें जो अर्निंग है वो अर्निंग डायरेक्टली लिंक नहीं करता प्रोडक्शन से। समझा रहा है ना? वो आप काम करिएगा तो मिलेगा, नहीं काम करिएगा तो नहीं मिलेगा। पर जो मतलब घंटा काम किए हैं तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी कि आप ऑफिस चले जाए तो आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। बट आपका जो पीस रेट वाला सिस्टम है वो डायरेक्टली लिंक करता है अर्निंग से। यानी जितना काम करिएगा तो अर्निंग मिलेगा, काम नहीं करिएगा, प्रोडक्शन नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। 4 नंबर में आइए, 4 नंबर में आइए, क्वालिटी। बताइए तो क्वालिटी किस में अच्छा होगा, क्वालिटी किस में होगा? क्वालिटी जो वर्कर लोग होगा, क्वालिटी किस में ज़्यादा बनाएगा? पीस रेट फॉलो हो रहा है उसमें बनाएगा अच्छा क्वालिटी, कि जब टाइम रेट सिस्टम में उसमें अच्छा क्वालिटी बनाएगा? सर टाइम रेट में। कैसे? देखिए यहाँ पर उसको टाइम बाउंड नहीं किया जा रहा है, आराम से बनाओ ना, जितना देर लेना है बनाओ। तो वो क्या करेगा पता है, एक ही यूनिट को ज़बरदस्त बनाते जाएगा, बहुत अच्छा से बनाते जाएगा, बहुत अच्छा से बनाते जाएगा। पर पीस रेट में उसको ऊपर ऑब्लिगेशन है कि भाई जितना तुम पीस बनाओगे उतना तुमको हम अर्निंग देंगे। तो वो फटाफट बनाएगा, तो मे बी क्वालिटी वहाँ बिगड़ सकता है। बस में आ रहा है ना। तो क्वालिटी विल बी यहाँ पर मेंटेन रहेगा। पास में आ रहा है ना। क्वालिटी क्या रहेगा यहाँ पर, मेंटेन रहेगा। और यहाँ पर क्वालिटी विल नॉट मेंटेन। क्वांटिटी, क्वांटिटी किस में बनेगा? क्वांटिटी सिंपल से बात है, इसमें कम बनेगा। लो क्वांटिटी और इसमें हाई क्वांटिटी होगा। ठीक है। जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन जानते हैं, हर फैक्ट्री में यूनियन होता है। यूनियन किसको मानेगा, फोकस करेगा इसके ऊपर, टाइम रेट सिस्टम के ऊपर कि पीस रेट के ऊपर? टाइम रेट। यूनियन तो हमेशा लेबर का ही सपोर्ट करता है ना। तो लेबर क्या चाहेगा, पीस रेट बनाना है कि टाइम रेट बनाना? पीस रेट बनाना नहीं चाहेगा। पीस रेट में उसको तकलीफ है ना, जितना पीस बनाएंगे तो काम होगा, पैसा मिलेगा। पीस रेट नहीं बनाते हैं तो भाई पैसा भी नहीं मिलेगा। तो वो किसके ऊपर फोकस करेगा, वो फोकस करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, किसके ऊपर? टाइम रेट सिस्टम के ऊपर। ठीक है ना। विल सपोर्टेड बाई
ट्रेड यूनियन नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेड यूनियन। बस में आ रहा है ना। बताइए तो आइडल टाइम जो आइडल टाइम है किस में ज़्यादा बचेगा, इसमें कि इसमें? इसमें आइडल टाइम ज़्यादा बचेगा। देयर इज मोर आइडल टाइम और देयर इज लेस आइडल टाइम। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर कम आइडल टाइम होगा। क्लियर है? पूरा डिफरेंस समझ में आया? कहानी समझ में आ रहा है पूरा? आइए एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं। लिख लिए थे ना? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में वर्कर इज पेड एट 2 रुपया पर यूनिट। 2 रुपया पर यूनिट। वर्कर को 2 रुपया दिया जाएगा 1 यूनिट बनाने के लिए। हिज आवर्ली वेज रेट इज 3 रुपया पर वर्कर। अगर वो आवर के हिसाब से काम करना चाहता है, ही हैज़ 2 चॉइस। अगर वो पीस रेट के हिसाब से काम करना चाहता है तो उसको हम 2 रुपया पर यूनिट देंगे। ठीक है। अगर वो घंटा के हिसाब से काम करना चाहता है तो 3 रुपीज़ पर आवर का देंगे। ठीक है। वर्कर को दिन में 8 घंटा काम करना होगा और उसमें वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा? 10 यूनिट। तो एक बात बताइए, अगर वो 8 घंटा काम किया, 3 रुपया उसको 1 घंटा के मिल रहा है। अगर 8 घंटा काम किया तो 8 16 32 रुपया कमाएगा। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? अगर 3 रुपया उसका पर आवर है और वो काम कितना कर रहा है? 8 घंटा काम कर रहा है, तो उसको कितना रुपया मिलेगा? 24 रुपया ना, माफ़ करिएगा, 24 रुपया मिलेगा। बट अगर वो पीस रेट फॉलो कर रहा है, अगर पीस रेट फॉलो कर रहा है तो उसके हिसाब से कितना मिलेगा? 10 यूनिट बनाएगा तो 2 इंटू 20, 10 ना 10 10 10 10, 2 इंटू 10 उसको कितना मिलेगा? 20 रुपया मिलेगा। नहीं समझे? 1 घंटा काम करने के लिए कितना दिया जाएगा? 3 रुपया। तो भाई वो 8 घंटा काम करेगा तो 24 रुपया लेके जाएगा। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना रुपया दिया जाएगा? 2 रुपया दिया जाएगा। तो वो 10 यूनिट बनाएगा तो कितना रुपया मिलेगा उसको? 20 रुपया। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका, ये ही हो गया आपका वेज रेट सिस्टम। समझ में आ रहा है ना? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया वेज रेट सिस्टम और ये आपका हो गया पीस रेट सिस्टम। क्लियर है? आइए इसको बना डालते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। पहला पार्ट, ऑन दी basis of time rate system, on the basis of time rate system। तो वर्कर का कमाई कैसे हो जाएगा बताइए? फॉर्मूला बताइए। आवर वर्क इनटू, आवर वर्क इनटू रेट पर आवर। तो बताइए वो आवर वर्क कितना किया था? सर 8 घंटा, 8 घंटा ना। और उसका 1 घंटा का रेट कितना था? 1 घंटा का रेट था उसका 3 रुपया पर आवर। 3 रुपया पर आवर।
नहीं समझे? काम कितना घंटा किया? 8 घंटा, और 1 घंटा का रेट कितना था? 3 रुपया पर आवर, तो ₹3। तो कितना अर्निंग हो जाएगा उसका? ₹24। बट अगर आप बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट सिस्टम, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, वो हो जाएगा पीस रेट इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। सर फॉर्मूला में तो आप इसको आगे लिखे थे, अरे क्या फ़र्क पड़ता है कौन किसको आगे लिख रहे हैं, इंटू ही तो होना है आखिरकार, ठीक है। तो पीस रेट कितना है ज़रा बताइए, पीस रेट कितना था? सर पीस रेट था आपका 2 रुपया पर यूनिट है। कितना पीस बनाया है? 10 यूनिट पीस बनाया है, तो 2 रुपया पीस रेट आपका 2 रुपया आ जाएगा। और कितना पीस बनाया है? 10 यूनिट बनाया है, तो इसको कितना मिलेगा? 20 रुपया मिलेगा, ठीक है। उसको 20 रुपये मिलेगा, तो यहाँ 20 रुपये के हिसाब से अर्निंग हुआ, और यहाँ पर इसका कितना अर्निंग हुआ? 24 रुपया अर्निंग हुआ। क्लियर है? सीख गए? सिंपल सा बात है ना। टाइम रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, या निकालना होगा। 1 घंटा का रेट निकालिए और जितना घंटा काम किया अप्लाई कर दीजिए। पीस रेट निकालना होगा, 1 घंटा का 1 पीस का रेट पता करिए, 1 पीस का रेट पता करिए, जितना पीस बनाया इंटू कर दीजिए। कितना लॉजिकल है ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब थोड़ा सा ओवर टाइम के ऊपर आते हैं। पॉइंट नंबर 3, ओवर टाइम। सर ओवर टाइम का एक थोड़ा सा बताए थे हम लोग को, हाँ चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं उसको। ओवर टाइम होता क्या है? ओवर टाइम होता क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा। ओवर टाइम होता क्या है? हाँ समझ रहे हैं सर? हाँ सर, देखिए ओवर टाइम इज वर्किंग beyond working hours, also ऐसे also लिखिए, also working on holidays। मतलब कि अगर आप वर्किंग आवर के बियॉन्ड, आपका टाइम था काम करने का सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का, आपका ये वर्किंग आवर था, ठीक है। आपको आपका वर्कर बोला कि थोड़ा सा ना देख लो ना, रात को 10 बजे तक काम कर लो ना, बहुत इमरजेंसी है। तो आप बोले कि ठीक है करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो मिलना चाहिए। बोला हाँ देंगे तुमको हम। तुम्हारा 1 घंटा का रेट था 5 रुपया पर आवर, तो तुम 11 से 6 घंटा काम 11 से 6 काम किया और 1 घंटा का रेट ले रहा था मैं से 5 रुपया। बट तुम 6 बजे के बाद से जब काम करने लगेगा तो तुमको हम 5 रुपया करके नहीं, 1-1 घंटा का 10-10 रुपया करके देंगे, डबल देंगे। जैसे रेलवे में क्या होता है ना, ड्राइवर या फिर जो रनिंग स्टाफ्स होते हैं, ड्राइवर गार्ड, ठीक है ना, ये लोग को जो टाइम होता है 8 घंटा, मान लीजिए कि पटना में से गाड़ी खुला 9 बजे रात में और हावड़ा पहुंच जाना था सुबह 6 बजे, तो 9 से 6 का जो रेट है वो लोग को तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर कहीं गाड़ी लेट हो गया, गाड़ी क्या हो गया, लेट हो गया, तो 6 बजे से जितना लेट हुआ उतना उन लोग को डबल पैसा मिलना चालू हो जाता है, डबल रेट से चालू हो जाता है। यानी कि गाड़ी लेट हो रहा है तो फायदा किसका हो रहा है, वर्कर लोग का,
आपको तो नुकसान होता है, बैठे बैठे रोते रहते हैं कब पहुंचेगा स्टेशन, कब पहुंचेगा स्टेशन। और उसी में स्टेशन मास्टर आई मीन जो ड्राइवर होते हैं या टीटी होते हैं या फिर जो एसी स्टाफ होते हैं, वो लोग का जो आपका सैलरी होता है वो इनकर्ड होने लग जाता है, रिकरिंग होने लग जाता है, बढ़ने लगता है। ओटी जिसको बोलते हैं, ओवर टाइम, ओवर टाइम का लोगों को पैसा मिलता है और डबल मिलता है। तो सुने हैं नहीं कहावत, नहीं सुने हैं किसी से मुझसे तो खैर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। तो इसलिए बोला जाता है ओवर टाइम में हम लोगों को क्या मिलता है, डबल पैसा मिलता है। क्लियर है? तो आगे लिखिएगा, ओवर टाइम wages will be more than the normal wages। ठीक है ना? अब ये ओवर टाइम का पैसा निकलता कैसे है, ओवर टाइम वेजेस निकलता कैसे है? ओवर टाइम वेजेस निकलता कैसे है? नॉर्मल वेजेस जो मिला आपको तो मिला, प्लस आपका वो ओटी का वेजेस ऐड कर दीजिए, आपको टोटल वेजेस मिल जाएगा। मतलब आपको नॉर्मल वेजेस जो मिला मिला, उसमें आपका ओटी मतलब ओवर टाइम, और ओवर टाइम कैसे निकलता है, नॉर्मल वेजेस का जनरली डबल होता है। मतलब आप 1 घंटा का रेट है 100 रुपया, 2 घंटा का रेट आई मीन उसको डबल कर दीजिए 200 रुपया, और जितना घंटा आप काम किए ओटी में। ठीक है, निकाले ना, एक क्वेश्चन छोटा सा किए थे ना हम लोग। हाँ सर, बस वही वाला है। ठीक है, ओके सर। पर इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ट्रीटमेंट, इसको आप ध्यान से सीखिएगा। ये जो अभी मैं बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस, जो ओवर टाइम वेजेस है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इफ ओवर टाइम is done at buyer's request for earlier delivery, then OT premium will be over time, ठीक है ना, will be charged to the buyer। to the buyer if overtime is done to meet high demand or short supply, then overtime premium will be charged to all the customer by calculating average wage rate।
total wage including OT divided by total hour थर्ड नंबर if overtime is done to meet high demand, ऐसे लिखिए माफ़ करिएगा, because of any abnormal region or irregular production, then overtime premium will be charged to PL account. चार्ज टू PL अकाउंट, समझे? मतलब सर देखिए 3 केस हो सकता है। ओवर टाइम मतलब हुआ क्या, ज़्यादा काम करवाएं फैक्ट्री में, आप क्या करवाए हैं, ज़्यादा काम करवाएं, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेबर लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, खर्चा हुआ। तो जो हम लोग बिजनेस में तो यही करते हैं, जो भी खर्चा हुआ हम लोग तो किसी भी प्रोडक्ट पर चार्ज करेंगे भाई। वो खर्चा जो हुआ, लेबर जो ज़्यादा काम किया, ये पैसा कौन भरेगा, कस्टमर भरेगा, कस्टमर से लेंगे हम। बट क्या उसका सही मायने में कस्टमर से लेना चाहिए? ओवर टाइम मतलब क्या हुआ? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रेलवे लेट हो रहा है तो उसको हम लोग ड्राइवर लोगों को सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ लोग को सैलरी दे रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो कौन भरेगा? रेलवे पैसेंजर भर रहा है। बात समझ आ रहा है ना? तो अब समझिए ओटी का रूल्स क्या कहता है। रूल ये कहता है कि ओवर टाइम इज डन, अगर ओवर टाइम इज डन, समझ में आ रहा है ना, एट बायर रिक्वेस्ट। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिए कि आपका 1 महीना बाद आपका हम 1000 यूनिट बनाकर दे देंगे, 1 महीना बाद। बायर बोला ना ना ना, हमको 15 दिन में चाहिए, 1 महीना में नहीं, 15 दिन में चाहिए। अब जो पैसा लगेगा ले लीजिएगा, 15 दिन में बना के दीजिए। तो ठीक है, बस जब बायर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को अर्ली डिलीवरी दो, तो जो भी ओटी का प्रीमियम है, अब तुमको लेबर को दिन रात काम करवाना होगा ना, 15 दिन में तैयार करवाना होगा, तो दिन रात काम करवाना होगा, तो उसका खर्चा हम उस बायर से लेंगे। ठीक है ना? अगर बायर बोल रहा है तो उसका खर्चा बायर देगा, बायर बोल रहा है तो उसका खर्चा कौन देगा? बायर देगा। दूसरा केस ये कह रहा है कि इफ ओवर टाइम इज डन टू मीट द हाई डिमांड और शॉर्ट सप्लाई। हाई डिमांड, बहुत आपका प्रोडक्ट का हाई डिमांड हो गया, आपका प्रोडक्ट का हाई डिमांड हो गया। सपोज मान लीजिए कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे थे, सैनिटाइजर बनवा रहे थे, समझ में आ रहा है ना? अब सैनिटाइजर सब जगह तो मिल नहीं रहा था स्टार्टिंग में, कुछ ही जगह पर सैनिटाइजर मिल रहा था, डेटॉल कंपनी सैनिटाइजर बना रहा था। अब अचानक से हायर डिमांड हो गया, तो उसमें अब वर्कर लोग ओवर टाइम काम कर रहे थे, तो ओवर टाइम काम कर रहे थे, वर्कर लोग को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ओटी प्रीमियम देना होगा। अब जब ओटी प्रीमियम वर्कर लोग को आप दीजिएगा, समझिए, जब ओटी का प्रीमियम दीजिएगा तो ये तो कस्टमर से वसूलेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि हायर डिमांड हुआ है, हायर डिमांड हुआ था, पूरा डिमांड ही हो गया, तो एक कस्टमर क्यों भरेगा? डिमांड का मतलब सभी लोग का ना, सभी लोग मांग कर रहे हैं आपसे,
तो एक कस्टमर नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं ऑल द कस्टमर से चार्ज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर से नहीं चार्ज करेंगे, जो भी उसका ओटी देना पड़ा एक कोई कस्टमर से नहीं चार्ज करेंगे। किससे करेंगे? सारे कस्टमर से करेंगे, अपना प्रोडक्ट का दाम ही बढ़ा देंगे। अब कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए टोटल वेजेस इंक्लूडिंग ओटी, हम लोग जो वर्कर लोग का टोटल वेजेस निकालेंगे और जितना यूनिट हम लोग बनाए हैं या फिर जितना आवर में ये काम हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे तो एक रेट निकल जाएगा। वापस से टोटल वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम जो हम लोग दिए हैं, नॉर्मल दिए हैं प्लस ओटी दिए हैं। तो नॉर्मल था 1000 रुपया और ओटी का खर्चा हो जाएगा डबल 2000 रुपया। तो कितना हम वेजेस दिए मजदूर लोग को? 3000 रुपया। और काम कितना किए ये लोग? टोटल वर्किंग आवर कितना है इंक्लूडिंग ओवर टाइम दिन रात? 2000 रुपया। चलिए 3000, वापस से 3000 रुपया दिए, 1000 नॉर्मल 2000 रुपया ओटी के लिए। तो 3000 हमसे रुपया लेके गया। और कितना घंटा ये लोग काम किया है? 3000 घंटा काम किया। तो 3000 कॉस्ट यहाँ लिखिएगा, 3000 आवर यहाँ लिखिएगा और 1 घंटा का 1 रुपया निकल जाएगा। 1 घंटा का 1 रुपया निकल जाएगा। यानी कि सिंपल से बात है, अगर डिमांड आपका बढ़ गया तो आपका गलती नहीं ना है। आपका गलती क्या चीज़ का है? पहला वाला में तो कस्टमर खुद ही आपको फोकस करके बोल रहा है कि भाई मेरे लिए जल्दी बना कर दो, तो सारा का सारा उसी से ले लेंगे। अगर आपका डिमांड बढ़ गया तो सारा कस्टमर भरेगा, या सप्लाई कम हो गया तो सारा कस्टमर भरेगा। बट आपका नौटंकी बिजनेस में चलते रहता था। आप ओवर टाइम जो करवा रहे हैं बिकॉज एबनॉर्मल रीजन, कोई इसका रीजन नहीं है, इररेगुलर प्रोडक्शन, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, समझ आ रहा है ना? इसीलिए रात में करवा दिए, दिन में कभी काम नहीं हो रहा है, दिन में घूमने निकल गए, रात में काम करवा रहे हैं, तो ये इररेगुलर प्रोडक्शन है। तो इस केस में रात का काम का यानी कि ओवर टाइम का खर्चा आप कस्टमर से नहीं बेयर करिएगा। आप ये खर्चा अपना पीएल अकाउंट में डाल दीजिएगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा। ये आपके लिए लॉस है, आपका बिजनेस का लॉस है, ये कस्टमर नहीं देगा। इस टाइप का ओवर टाइम का खर्चा कस्टमर बेयर नहीं करेगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही तक। पूरा अच्छा सा प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए आज का क्लास को। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।